नमस्कार, जुबली टीवी में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्राइम फाइल। आज हम चर्चा करेंगे यूपी अंडरवर्ल्ड के सबसे लंबे समय तक चलने वाले गैंग वॉर की। करीब 4 दशक पहले इस गैंग वॉर की नींव पड़ी। तब इसकी वजह इतनी बड़ी नहीं थी जितना बड़ा ये गैंग वॉर बाद में अपना आकार ले लेता है या इसका रूप एक बृहद परिदृश्य में बन जाता है। इस गैंग वॉर की क्या वजह थी, इसके किरदार कौन थे, इसका प्रभाव कहाँ तक फैला और इसकी कीमत किसने और कितनी चुकाई, इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। और लेकिन पहले हम आपको अपने मेहमान से परिचित करा दें। जुबली पोस्ट के एडिटर उत्कर्ष सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ेंगे इसमें। उत्कर्ष जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार संदीप, बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा होने वाली है और मैं तो कहूंगा कि ये एक ऐसी चर्चा होगी जिससे कि इतिहास की बहुत परतें खुलेंगी और मुझे उम्मीद है कि आपका जितना रिसर्च है इस पूरे मसले के ऊपर, हमारे दर्शकों को बहुत कुछ सुनने को मिलने वाला है। जी जरूर, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इस गैंग वॉर के एक एक पहलू से अपने दर्शकों को अवगत कराएं। तो हम बात कर रहे हैं ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के अदावत की। और खास बात ये है कि जब गैंग वॉर की शुरुआत हुई थी तब मुख्तार और ब्रजेश दोनों ही इस भूमि में कहीं नहीं थे। और ये गैंग वॉर जो है उसके पहले गाजीपुर के मुड़ियार गांव से इस गैंग वॉर की शुरुआत होती है। वहां एक दो परिवारों के बीच एक जमीन के टुकड़े को लेकर के विवाद चल रहा था जो बाद में हिंसक संघर्ष में बदल जाता है। मखनू सिंह और रमापत सिंह के बीच शुरू हुई ये लड़ाई इतना आगे बढ़ जाती है कि इसमें बाद के समय में जमीन का जो मुद्दा था जिससे इस गैंग वॉर की शुरुआत होती है वो कहीं पीछे छूट जाता है और प्रतिशोध और अस्तित्व की जंग इस पूरे गैंग वॉर का नया मुद्दा बन जाती है। सबसे पहले हम 1984 में चलते हैं, जब एक दिन जिस जमीन के टुकड़े को लेकर के गांव में मखनू सिंह और रमापत सिंह के परिवार के बीच में जो संघर्ष चल रहा था, विवाद चल रहा था, तो एक दिन जमीन पर कब्जे के लिए दोनों परिवार मौके पे पहुंचते हैं और वहां बातचीत होते होते झगड़ा होता है और झगड़ा फिर हिंसक झड़प में तब्दील हो जाती है और मामला इतना बढ़ जाता है कि वहां गोलियां चलनी शुरू हो गई और जिसमें मखनू सिंह की मां को गोली लग जाती है। तो जब मखनू सिंह भी वही मौके पर मौजूद थे, दोनों तरफ से तमाम लोग वहां मौजूद थे, असलहे के साथ लोग मौजूद थे और जब मखनू सिंह की तरफ से उनकी मां को गोली लगती है, वो घायल होती हैं, तो इधर से भी गोलीबारी शुरू कर दी जाती है और माना जाता है किसी जवाबी फायरिंग में रमापत सिंह की मौत हो जाती है। ये पहली हत्या थी इस पूरे गैंग वॉर में। और उसके बाद फिर तनाव, चूंकि जब हत्या हो जाता है तो फिर इसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होता है और दोनों पक्ष जो है अब दोनों पक्षों के बीच एक तनाव बना हुआ था और ऐसा माना जा रहा था कि अब इसमें रमापत सिंह की तरफ से प्रतिशोध लिया जाएगा और ये आशंका तब सच साबित हुई। 10 अक्टूबर 1985 को मखनू सिंह की सिंचाई विभाग के दफ्तर में वो बैठे हुए थे और वहीं पे उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी जाती है। इस हत्या का आरोप रमापत सिंह के बेटे त्रिभुवन सिंह पर लगता है। ये नाम अब इस गैंग वॉर में मतलब इस नाम की भी एंट्री हो जाती है इस गैंग वॉर में। मखनू सिंह की हत्या के बाद उनके छोटे भाई साधु सिंह पढ़ाई कर रहे थे, वो पढ़ाई छोड़ देते हैं और अपने बड़े भाई की भूमिका को वो संभाल लेते हैं इस गैंग वॉर में। इसके बाद अगला जो झटका था वो त्रिभुवन सिंह की तरफ लगता है। त्रिभुवन सिंह के बड़े भाई राजेंद्र सिंह की हत्या कर दी जाती है, इसका आरोप साधु सिंह पर लगा। मामले में साधु सिंह गिरफ्तार भी कर लिए गए और इसके बाद साधु सिंह जेल में थे। गैंग वॉर कुछ समय के लिए रुका और 23 नवंबर 1989 को फिर जिला अस्पताल के बाहर साधु सिंह की पुलिस कस्टडी में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। साधु सिंह की हत्या का आरोप त्रिभुवन सिंह पर लगा और ब्रजेश सिंह का नाम साथ में जोड़ा गया। यहां से ब्रजेश सिंह की एंट्री होती है इस पूरे गैंग वॉर में। साधु सिंह की हत्या के बाद मखनू सिंह साधु सिंह के परिवार में बच्चे बचे और महिलाएं थी और ऐसा माना जाने लगा गया कि अब इस पूरे गैंग वॉर में एक पक्ष यानी जो मखनू सिंह का पक्ष था वो अब खत्म हो चुका है, क्योंकि साधु सिंह की हत्या हो चुकी है, मखनू की हत्या हो चुकी है, घर में सिर्फ बच्चे बचे हुए हैं। यहां पर फिर एंट्री होती है मुख्तार अंसारी की
मुख्तार अंसारी उन दिनों गाजीपुर के एक बड़े पॉलिटिकल सम्मानित परिवार के लड़के थे। साधु सिंह से उनकी दोस्ती थी और माना जाता है कि इसी दोस्ती और दोस्त का बदला लेने के लिए ही मुख्तार इस गैंग वॉर में शामिल हो जाते हैं एक तरफ से, और साधु सिंह के गुट की कमान मुख्तार अंसारी संभाल लेते हैं। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पहले हम एक नजर डाल लेते हैं इन दो नामों पर, जो नाम इस गैंग वॉर में अभी अभी शामिल हुए थे, लेकिन आने वाले समय में ये पूरी लड़ाई इन्हीं दोनों के नाम से जानी जाने वाली थी, मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कौन है ब्रजेश सिंह और कौन है मुख्तार अंसारी। पहले हम बात कर लेते हैं ब्रजेश सिंह की। ये वाराणसी के धरौरा गांव के रहने वाले हैं ब्रजेश सिंह। धरौरा गांव वाराणसी में पड़ता है, चौबेपुर थाने के अंतर्गत पड़ता है। 1985 में पहला मामला दर्ज होता है ब्रजेश सिंह के ऊपर। वो उनके गांव के विवाद में इनकी पिता की हत्या हो चुकी रहती है, उसी हत्या का माना जाता है कि इन्होंने बदला लिया था, उसी का आरोप इनके ऊपर लगता है ब्रजेश सिंह के ऊपर। 1985 में पहला केस दर्ज होता है ब्रजेश सिंह का। ब्रजेश सिंह के ऊपर जो हत्याओं का जो आरोप लगते रहे बाद के समय तक, उसमें करीब 30 से ज्यादा संगीन मामलों में आरोपी हैं ब्रजेश सिंह, लेकिन कई सारे मामलों में बाद में ये कोर्ट में बरी भी होते चले गए और कुछ एक मामले इनके ऊपर इस समय चल रहे हैं, बाकी मामलों में ये बरी हो चुके हैं। मकोका, टाडा, गैंगस्टर एक्ट, हत्या, अपहरण समेत जैसे संगीन आरोप इनके ऊपर लगे। 5 लाख के इनामी भी रह चुके हैं ब्रजेश सिंह एक समय। अपनी गिरफ्तारी से पहले इनके ऊपर 5 लाख का इनाम सरकार ने घोषित किया था। 2008 में एक नाटकीय घटनाक्रम में उड़ीसा के भुवनेश्वर से ब्रजेश सिंह गिरफ्तार होते हैं। उसके पहले तक एक लंबा अरसा बीता था जब ब्रजेश सिंह फरार रहे थे और उसके बाद ये गिरफ्तार होते हैं। यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मुंबई तक माना जाता है कि ब्रजेश सिंह का नेटवर्क फैला हुआ है। ये करीब 5 स्टेट के में इनके प्रभाव क्षेत्र को माना जाता है। तो ये फिर गिरफ्तारी के बाद जैसा आमतौर पर पैटर्न देखा जाता है राजनीति में शामिल होने का, तो 2016 में ब्रजेश सिंह एमएलसी बनते हैं। हालांकि इसके पहले वो सैयद राजा का विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके थे विधानसभा का, लेकिन उसमें इनको हार मिली थी। लेकिन फिर अपनी पारिवारिक सीट वाराणसी विधान परिषद वाली, जिसमें पहले इनके बड़े भाई चोरबू सिंह, फिर इनकी पत्नी एक बार रही और अब ये 2016 में एमएलसी बन जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मुख्तार अंसारी के बारे में कि मुख्तार अंसारी कौन है, उनका एक परिचय हम आपको दिखाते हैं। गाजीपुर जिले के निवासी थे मुख्तार अंसारी। पारिवारिक पृष्ठभूमि इनकी सियासत वाली रही है। इनके दादा कांग्रेस के 1927-28 के समय में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, फ्रीडम फाइटर थे और इनके एक दिग्गज नेता की छवि थी उनका नाम भी मुख्तार अंसारी था और कांग्रेस के बड़े सम्मानित नेता थे आजादी के पहले। और मुख्तार के जो नाना थे वो मोहम्मद उस्मान, उनको महावीर चक्र मिला था। 47-48 के जो भारत पाकिस्तान के बीच में बंटवारे के बाद युद्ध हुआ था, तो उसमें भारत की तरफ से इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी उस युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ, और उसमें उनको महावीर चक्र मिला था। मुख्तार की अगर बात की जाए तो मुख्तार अंसारी के ऊपर करीब 30 से ज्यादा केस दर्ज हुए और उनमें अभी 16 मामले चल रहे हैं। बाकी के मामलों में ये भी कोर्ट से बरी हो चुके हैं। इसके आगे हम बताएं आपको, 1996 में मुख्तार अंसारी ने राजनीति में एंट्री ली। मऊ सदर विधानसभा से ये विधायक बने और तब से अब तक कभी बीएसपी और कभी निर्दलीय और कभी खुद की पार्टी कौमी एकता दल के मार्फत ये विधायक चुने जाते रहे हैं मऊ सदर से। साधु सिंह की हत्या के बाद दोनों पक्षों से जुड़े लोगों की हत्याएं होना आम बात हो गई। कभी इस पक्ष से अगर किसी की हत्या होती तो अगला टारगेट दूसरे पक्ष का कोई आदमी बनता, उससे जुड़ा हुआ शख्स बनता। और ये करीब पूरे दशक 90 के पूरे दशक तक ये मामला चलता रहा, जब दोनों पक्षों के बीच में गैंग वॉर चलती रही। दोनों पक्षों के जो पिलर्स थे और जो गैंगमैन थे उनकी हत्याएं होती रही। इस बीच में एक बड़ी रोचक चर्चा थी जो लंबे अरसे तक ये चर्चा चली कि एक बार ऐसा हुआ कि जेल में मुख्तार अंसारी को मारने की कोशिश की गई, लेकिन एन वक्त पर जेलर को शक हो जाता है। कुछ लोग दरअसल नीली बत्ती लगा करके मारुति जिप्सी से पहुंचते हैं गाजीपुर जेल में और जेलर से कहते हैं कि हमें मुख्तार अंसारी से मिलना है।
लेकिन चूंकि शाम का समय हो चुका था तो जेलर को शक होता है, वो मना कर देता है। तो ऐसा माना जाता था कि संभवतः ब्रजेश सिंह गए थे मुख्तार अंसारी को मारने। ये चर्चा थी, ये चर्चा है, इसकी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये चर्चा बड़े इस तबके से जुड़े लोगों के बीच में बहुत आम है। और इसके बाद एक लंबे गैप के बाद 2001 में 15 जुलाई 2001 को मुख्तार अंसारी के ऊपर एक जबरदस्त हमला होता है उसरी चट्टी में, गाजीपुर के पास उसरी चट्टी में। एक AK-47 का इस्तेमाल होता है इस हमले में, और इस हमले में मुख्तार तो बच जाते हैं, लेकिन 3 लोगों की मौत होती है इस हमले में, जिसमें 2 लोग मुख्तार की तरफ से थे और एक उसमें हमलावर थे मनोज राय। उनकी मौत भी वहां पे हो जाती है। और मुख्तार के ऊपर हुए इस हमले का आरोप ब्रजेश सिंह पर लगता है। चूंकि दोनों के बीच में अदावत लंबे समय से चल रही है, तो एक अनुमान के आधार पर भी आरोप लग जाते हैं। और खैर पुलिस बाद में इसको तफ्तीश भी करती है, FIR लिखती है, और पुलिस के हिसाब से ये FIR में भी नाम था। और लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस 2001 वाली घटना में मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच एक नया नाम आता है सामने, कृष्णानंद राय का। कृष्णानंद राय गाजीपुर के ही रहने वाले थे, वाराणसी के एक स्थापित बिजनेसमैन थे, एक दबंग की छवि थी, बीजेपी से जुड़े हुए थे। और उनका नाम आता है कि ब्रजेश सिंह के साथ उनकी सहभागिता थी इस हमले में, ऐसा आरोप लगा। विपक्षी विरोधी गुट ने भी इस आरोप को लगाया। और इसके बाद ये लड़ाई जो है थोड़ी सी राजनीतिक पृष्ठभूमि की तरफ चली जाती है। 2001 के घटना के बाद 2002 में यूपी में विधानसभा चुनाव हो रहा था। उस चुनाव में बीजेपी ने मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से, जो कि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई की पारंपरिक सीट थी मोहम्मदाबाद, जहां से अफजाल अंसारी 1985 से लगातार विधायक चुने जा रहे थे, उस सीट से कृष्णानंद राय अफजाल अंसारी के खिलाफ बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव में उतरते हैं। इन 2 हैवी वेट प्रत्याशियों से उस साल चुनाव का जो तापमान था वो बेहद गर्म महसूस किया जा रहा था, प्रशासनिक हल्के में भी और सामाजिक हल्के में भी। और खैर चुनाव बीता, चुनाव के दौरान तो कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, लेकिन चुनाव के बाद जो रिजल्ट आया वो उसने बहुत हद तक इतिहास को बदल दिया था। कृष्णानंद राय पहली बार विधायक बने, और अफजाल अंसारी का जो 1985 से इस सीट पर कब्जा चला आ रहा था, वो कब्जा 2002 के चुनाव में खत्म हो गया। कृष्णानंद राय विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं। और इसके बाद कृष्णानंद राय और ब्रजेश सिंह के बीच में जो है विरोध और दुश्मनी एक नया रूप लेने लगती है। और इसके बाद इस पूरे घटनाक्रम में जो है कुछ नए किरदार और शामिल होने लगते हैं। जैसे जैसे ये गैंगवॉर बढ़ रहा था, वैसे वैसे इसमें नए किरदार शामिल हो रहे थे। फिलहाल हम कृष्णानंद राय की बात कर रहे हैं। और दूसरी चट्टी होती है, फिर विधानसभा चुनाव होता है। उसके बाद 29 नवंबर 2005, ये एक बहुत अहम तारीख मानी जाती है इस गैंगवॉर की। कृष्णानंद राय गुड़ौर गांव के रहने वाले हैं, गाजीपुर के, और उनके बगल के गांव में क्रिकेट मैच का आयोजन था, जिसमें बतौर विधायक वो क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने के लिए उनको जाना था। कृष्णानंद राय अपने घर से निकलते हैं और उनके गांव से थोड़ी ही दूरी पर बसरिया पुल के पास AK-47 से लैस कुछ अपराधी हमला करते हैं उनके ऊपर, जिसमें स्वर्गीय राय समेत 7 लोगों की कुल मौत उसमें होती है। हमले का आरोप एक बार फिर मुख्तार अंसारी पर लगता है। मामले में मुन्ना बजरंगी, संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा, फिरदौस, हनुमान पांडे समेत कई लोगों के ऊपर FIR दर्ज की जाती है। अब बाद में इस हत्याकांड की जांच CBI से कराने की मांग होती है और मामले की जांच CBI को सौंप दी जाती है। हालांकि 2009 में पिछले साल CBI कोर्ट ने इस मामले में मुख्तार अंसारी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। लेकिन उत्तर जी, यहाँ एक सवाल मैं संदीप रोक रहा हूँ आपको। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके पास आ ही रहे थे, बताएं। आप ये एक इतनी बड़ी घटना थी उत्तर प्रदेश के गैंगवार्स के इतिहास में। इसने एक बहुत अजब सी हलचल मचा दी थी। अगर जिन लोगों को उस वक्त का दौर याद होगा, ये घटना एक ऐसी घटना थी जहां पर जैसे हम फिल्मों में देखते हैं ना कि किस तरह से हमले होते हैं, तो वो एकदम फिल्मी दृश्य था। और जो भी लोग वहां थे या उस वक्त की खबरें अगर हम आज पलट के आर्काइव में देखें, तो पहली बार इस तरीके से इतने बड़े बड़े बदमाशों के, क्योंकि इसमें आपने बताया खुद ही कि मुन्ना बजरंगी और संजीव जीवा, संजीव अभी जेल में बंद है, मुन्ना बजरंगी की हत्या हो चुकी है जेल के भीतर, लेकिन
बड़े बदमाशों का एक पूरा गैंग जो है बैठा, और जिस ताबड़तोड़ तरीके से अभी हम बिकेरू कांड में देख रहे हैं कि कई हजार राउंड गोली चली थी, तो इस कृष्णानंद राय की हत्याकांड में भी इसी तरह से गोलियां चली थी, जी, और करीब उसने पूरा 400 हिला राउंड। दिया था समाज को। उसने अपराध जगत को भी बांटा संजीव, संदीप, जी अपराध जगत में भी बहुत क्लियर कट खेमे बट गए। अंडरवर्ल्ड के भीतर जितने बदमाश थे उन्होंने भी एक एक खेमा पकड़ लिया, क्योंकि अब तय हो गया था कि अगर आप एक जगह नहीं रहेंगे तो दूसरी जगह से आप खतरे में आएंगे, और पॉलिटिकली ये बहुत बड़ा एक मुद्दा बन गया। जी जी। अ, हम फिर एक बार लौटते हैं कहानी की तरफ। हमारे पास समय कम है और कहानी ज्यादा, तो हमें कम समय में जल्दी जल्दी बताना होगा। तो कृष्णानंद राय की हत्या के बाद एक बार फिर लंबे समय तक दोनों तरफ से कोई हरकत नहीं होती है। माना जाने लगा गया कि ये गैंग वॉर खत्म हो गया है। इस बात की चर्चा भी होने लगी कि शायद मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच में पर्दे के पीछे सुलह हो चुकी है। लेकिन दोनों के ऊपर अलग अलग घटनाओं में हत्या के आरोप लग रहे थे, लेकिन ये आपसी गैंग वॉर में नहीं था, ये उनके अलग दूसरे पक्ष की तरफ से की घटनाएं थी। 23 जनवरी 2008 को खबर आती है कि उड़ीसा के भुवनेश्वर से ब्रजेश सिंह को दिल्ली स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया। बड़ी नाटकीय ढंग से ये गिरफ्तारी हुई थी। यूपीएसटीएफ की एक टीम भी वहां पर थी ब्रजेश सिंह को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन बाजी हाथ लगी दिल्ली पुलिस की। और ब्रजेश सिंह की गिरफ्तारी से एक बार फिर जो है समीकरण बनने बिगड़ने लगे। और मुख्तार अंसारी 1996 में विधायक बन चुके थे, उनकी राजनीतिक पारी शुरू हो चुकी थी। और ब्रजेश सिंह गिरफ्तारी के बाद अलग अलग जेलों से होते हुए वाराणसी जेल पहुंचते हैं। और 2012 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने सैयद राजा सीट से हाथ आजमाया, लेकिन उन्हें हार मिली। और जैसे कि हम पहले भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता चुके थे। और उसके बाद हालांकि 2016 के विधान परिषद के चुनाव में वो एमएलसी बनने में कामयाब रहते हैं। तो मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के राजनीति में आ जाने के बाद ऐसा माना जाने लगा है कि शायद अब इस गैंग वॉर का अंत हो जाए, क्योंकि राजनीति में एक बार जब आप आ जाते हैं तो उतना खुलकर अपराध करना आपके लिए, आपकी न तो राजनीतिक करियर के लिए सेफ होता है, और आपकी चूंकि एक पैटर्न देखा गया कि बाहुबली की अंतिम सीढ़ी भी राजनीति में एंट्री ही होती है, तो राजनीति में दोनों आ चुके थे। और लेकिन इस गैंग वॉर की एक बहुत महत्वपूर्ण स्क्रिप्ट अभी लिखी जानी बाकी थी। दोनों जेल में हैं, जेल से उनकी फैमिली है, फैमिली के लोग जो है अपना कारोबार कर रहे हैं, दोनों स्थापित है, बचे हुए हैं, जेल में बंद है। लेकिन जब लगा कि इस गैंग वॉर का शायद अब अंत हो चुका है, तो इस गैंग वॉर की एक बड़ी घटना सामने आती है 9 जुलाई 2018 को। जैसा कि उत्कर्ष जी अभी जिक्र कर रहे थे मुन्ना बजरंगी की, तो मुन्ना बजरंगी उस दिन वो झांसी जेल में बंद थे और उन्हें एक मामले में पेशी के लिए बागपत जेल ले जाया जाता है। और 9 जुलाई को अचानक सुबह भोर में तड़के बिल्कुल करीब करीब 5, साढ़े 5, 6 बजे के आसपास, जब कई मतलब उस समय बहुत सारे लोग सो रहे होते हैं, तब बागपत जेल में गोलियों की गूंज अचानक से तड़तड़ाहट गूंजती है और खबर आती है कि मुन्ना बजरंगी की हत्या हो गई। एक बार ही तो इस खबर पे यकीन करना मुश्किल होता है किसी के लिए, क्योंकि मुन्ना बजरंगी का जो इमेज था यूपी अंडरवर्ल्ड में, वो एक बड़ा इमेज था, वो एक बिग बिग प्लेयर था इस अंडरवर्ल्ड का। तो उसकी मौत, उसकी हत्या हो जानी जेल में इस तरह से, तो एक बार तो लोगों को भरोसा नहीं होता है, लेकिन खबर थी, पुष्ट खबर थी। धीरे धीरे खबर ने अपना आधार बनाया और आरोप लगा कि जेल में सुनील राठी, जो दूसरा एक अपराधी था पश्चिम उत्तर प्रदेश का, वो गोली मार करके मुन्ना बजरंगी की हत्या कर देता है। लेकिन इसके तार पूरब और इस गैंग वॉर से जुड़े हुए थे, इससे इनकार करना भी उस वक्त मुश्किल था। इस मामले में उनकी पत्नी, मुन्ना बजरंगी की पत्नी ने सीबीआई जांच की याचिका भी डाली और उन्होंने धनंजय सिंह और प्रदीप सिंह के ऊपर आरोप भी लगाया। फिलहाल इस मामले की सीबीआई जांच चल रही है। और चूंकि मुन्ना बजरंगी मुख्तार अंसारी के साथ बिल्कुल शुरुआती दिनों में 1990 के मतलब टिकेट से जुड़े हुए थे, और तमाम मुन्ना बजरंगी मुख्तार अंसारी के लिए हुई तमाम हत्याओं में मुन्ना बजरंगी को आरोपी भी बनाया गया था। एक बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। उत्कर्ष जी, हम एक जो आपसे एक छोटा सा उसमें टिप्पणी लेंगे। मुख्तार अंसारी के लिए मुन्ना बजरंगी की हत्या किस हद तक एक झटका माना जाता है अंडरवर्ल्ड में? देखिए, मुन्ना बजरंगी की जो अंडरवर्ल्ड में जो ख्याति थी, वो माना जाता था कि शूटर्स का, शार्प शूटर्स का सबसे बड़ा एक समझ लीजिए कि नर्सरी मुन्ना बजरंगी चलाता था।
बिल्कुल और बिल्कुल। मुन्ना बजरंगी और दूसरी दूसरी बात यह कि बिहार से जो हथियारों की जो सप्लाई होती थी, तो जी मुन्ना बजरंगी इस तरह के अपराधों, वो पेशेवर अपराधी था, तो जी उसके पास जो पूरा एक शूटर नेटवर्क था, वो काम आता था अलग अलग माफियाओं के लिए। मुन्ना से मुख्तार की नजदीकी थी, और निश्चित तौर पर यह भी एक बार माना जाता है कि हालांकि मुन्ना बजरंगी एक तीसरी तीसरी कड़ी है इसमें, इस बात को समझ लेना चाहिए कि मुन्ना बजरंगी सीधे तौर पर किसी इन दोनों गैंग में नहीं था, इसके रिश्ते दोनों सबके साथ प्रोफेशनली काम करता था, फिर भी एक तरफ उसका झुकाव तो था ही। दूसरी बात, कृष्णानंद राय की हत्या में उसका नाम आया, और वो फिर बहुत लंबे टाइम तक वो चीजें चल रही थी। जो ताजा मुन्ना बजरंगी के केस में जो बात आई, वो यही आई कि उसका ब्रजेश सिंह से विवाद हुआ था, और वो कुछ कारोबार को लेकर के और उसमें हिस्सेदारी को लेकर के विवाद हुआ था। और मुन्ना बजरंगी जिस इलाके में, देखिए यहां भी माइंड एक चीज मार्क करने वाली बात है कि ब्रजेश सिंह का जो प्रभाव क्षेत्र है वो बनारस, चंदौली और मुगल सराय के तरफ, और जो मुख्तार अंसारी का प्रभाव क्षेत्र है वो गाजीपुर से लेके और मुगल सराय और बनारस तक। तो मुन्ना बजरंगी पॉलिटिकली आना चाहता था, वो भी वही रास्ता अपनाना चाहता था। सैयद रजा से उसने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, उसी सैयद रजा से जहां से ब्रजेश सिंह ने भी चुनाव लड़ा था। लेकिन तो एक पॉलिटिकल फील्ड की भी लड़ाई हो गई। और जो एक चीज और समझने की बात है, एक चीज और समझने की बात है संदीप, कि देखिए पॉलिटिकल इक्वेशन इसके समझ लीजिए। आज की तारीख में या पहले भी जब ब्रजेश सिंह अंडरग्राउंड थे, तब भी उनके भाई चुलबुल सिंह जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। अभी एमएलसी, ब्रजेश सिंह भी एमएलसी हैं, वो इसी हैं, है ना। तो उनके भतीजे विधायक है लेकिन बीजेपी। जब सरकार के साथ आप, हाँ, जब आप सरकार के साथ होते हैं तो आपको एक अतिरिक्त संरक्षण तो मिलता ही है। और आप देखिए कि मुन्ना बजरंगी के आपने सवाल किया, तो निश्चित तौर पर उसका जवाब यही है कि भाई एक बड़ा शूटर नेटवर्क, एक बड़ा मतलब आप समझिए कि हाथ कट जाना। और अब मुख्तार अंसारी के लोगों के ऊपर जिस तरह से छापे पड़ रहे हैं, उनके लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं, तो टारगेट है। तो इसमें थर्ड पार्टी जो है ना, वो सत्ता और राजनीति भी है इस दोनों गैंगवार के बीच में। कभी मुख्तार भारी थे जब वो बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे, और आज ब्रजेश सिंह भारी हैं। तो गोलियों की लड़ाई एक है, लेकिन सत्ता के संरक्षण में चलने वाली लड़ाई वो भी एक बहुत। तो तमाम उतार चढ़ाव, कभी इनका पलड़ा भारी, कभी अगले का पलड़ा भारी, और इस तरीके से ये गैंग वॉर चलता हुआ यहाँ तक पहुंचता है जहां मुन्ना बजरंगी की हत्या होती है। मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद एक बार फिर इस गैंग वॉर में सन्नाटा पसरा हुआ है। तो इस सन्नाटे को गैंग वॉर का अंत माना जाए, या अगले टारगेट की साजिश रची जा रही है इस सन्नाटे के बीच, ऐसा माना जाए। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जुबली टीवी के साथ। नमस्कार।